हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। घटना चक्र की भौतिकी विज्ञान का पार्ट आज थर्ड होगी। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 है, इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है भौतिक विज्ञान का। अगर आप लोग वो दोनों वीडियो अगर आप देख नहीं पाए हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इस चैनल पे आपको हर एक जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन हैं आपकी इस वीडियो पे क्या है, वीडियो है जो इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और भी आज आप लोग को मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग 1 तारीख से है, 1 अक्टूबर से एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन जो पूछी हुई है वो उसको कर हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन है जो एनटीपीसी के लिए आप लोग के लिए मैं लेकर के आऊँगा। ओके, तो आप लोग 1 तारीख से कंटिन्यू रहिएगा मैथ्स के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं, देखेंगे क्या कि जो भौतिकी विज्ञान का जो क्वेश्चन मतलब पूछी हुई है वो यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी एंड बिहार एसआई एंड अदर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछी हुई जाती है। जितने सारे एग्जामिनेशन होती है, हर एक एग्जामिनेशन में साइंस के क्वेश्चन हमेशा रहती है, ठीक है, तो पूछी जाती है। तो उसकी रिकॉर्डिंग है जो हम लोग ध्यान से इस सेशन को स्टार्टिंग करेंगे और आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा ताकि आप लोग को याद हो पाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक पे आने से पहले अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जो न्यू होंगे, इस चैनल से जुड़े होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर लेंगे ऑल पे, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन होगी पहले पहुंच जाएगी और आप कंटिन्यू वे में इस चैनल से फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो आज हम लोग का जो जो घटना चक्र की जो टॉपिक होगी वो यांत्रिक होगी। यांत्रिक में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। द्रव्यमान होगी, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा और संवेग एंड गति होंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग एक करके जानेंगे, ठीक है। यांत्रिक जो मशीन्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है यांत्रिक के द्वारा। ओके, भार देखेंगे क्या किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का क्या होता है, भार होता है। वो क्या कहलाता है, भार कहलाता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का क्या होगा, भार होगा। द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसे एम में व्यक्त करते हैं। ओके, एम के द्वारा है जो मास को हम लोग बताते हैं। ओके, भार एवं द्रव्यमान में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। क्या भार क्या होती है और द्रव्यमान क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। भार देखेंगे पृथ्वी का आकर्षण बल, ठीक है। द्रव्यमान क्या है, वस्तु या पदार्थों का परिमाण होता है, वो क्या होती है, द्रव्यमान कहलाती है। ओके, यानी इसका मान न्यूटन होता है। भार का जो मान होता है वो कहता है न्यूटन होती है, लेकिन द्रव्यमान का क्या होता है, इसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर जो भार का है, यह एक सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान का क्या है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, यानी एक जैसा ही द्रव्यमान रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि दूरी एवं विस्थापन प्रतिदिन की भाषा में दूरी डिस्टेंस और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिक में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, ठीक है ना। यानी डिस्प्लेसमेंट अलग होती है और डिस्टेंस होती है जो अलग अलग होती है, किस में, फिजिक्स में, ठीक है ना, भौतिक में। लेकिन हम लोग आमतौर पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को एक ही अर्थ होता है, ठीक है, आम भाषा में। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय की गई अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। इसीलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदा वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की सबसे कम दूरी को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अगर मान लिया देखेंगे हम लोग कि डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, यानी देखिए अगर मान लिया जाए कि हम लोग कोई डायरेक्शन है, ओके, जैसे मान लिया क्या होता है, ईस्ट होता है, ओके, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है और नॉर्थ होता है, नॉर्थ एंड साउथ होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए साउथ पॉइंट से लेकर के हम लोग इस मिड पॉइंट पे गए, मिड पॉइंट से यहाँ से गए
अगर मान लिया जाए क्या है कि 2 किलोमीटर है, कितना है 2 किलोमीटर गए साउथ से आपका मिड पॉइंट के पास, और मिड पॉइंट से अगर वेस्ट ईस्ट की ओर ये क्या है 5 किलोमीटर, ठीक है, ये कितना है 5 किलोमीटर। तो ये क्या होगा, ये अगर यहाँ से भागते हुए यहाँ हम लोग जाते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपका ये डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि आपका इस छोर से लेकर के इस छोर तक जो ये सीधा सीधा मिलाएगा वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ करके, ठीक है ना, यानी जोड़ करके क्या करेंगे 5 और 2 7 हो जाएगा, और 7 का अंडर रूट करेंगे तो सॉरी ए स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर में तो कितना होगा अंडर रूट 49 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका है जो आपका अंडर रूट के अंदर में रहता है तो क्या आ जाएगा 49, यानी इसका जो आएगा वो कितना आएगा 7 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा रॉन्ग है। इस तरह से देखेंगे हम लोग, एक बार देख लेते हैं, फिर से क्लियर कर लेंगे उसको। जैसे आपका था क्या कि ये डिस्टेंस है, ये आपका है इधर 2 किलोमीटर था, ओके, यहाँ पे 5 किलोमीटर था, ओके। अगर डिस्प्लेसमेंट करना होता है तो इस तिरछे से देखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अगर एच निकालना होता है तो क्या करते हैं कि अंडर रूट, ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस आपका 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25 हो गया, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो आपका जो इसको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 29, तो कितना आएगा अंडर रूट 29 आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट 29 आ जाएगा जो वैल्यू होगी, ओके। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या कि चली गई दूरी में केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अक्सर याद कर लिया करेंगे कि विस्थापन एवं दूरी, विस्थापन है वो क्या सदिश राशि है और दूरी है वो क्या है अदिश राशि है। इस टाइप के क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो उसका है जो विस्थापन शून्य हो सकती है, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट है क्या है चाल एवं वेग। तो किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रत्येक इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है चाल कहलाती है, ओके। यानी चाल का क्या हो जाएगा कि चाल की गई दूरी बटे समय, इसका चाल का जो फार्मूला होगी वो क्या होगा दूरी बटे समय। चाल एक अदिश राशि है, ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है, ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है, ओके। यानी कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। तो चाल एक अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, और इसका ऐसा ही मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड्स होता है। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है, वेग विस्थापन बटे समय। चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ओके। एवं वेग एक सदिश राशि है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जिस वर्ड्स का में अगर वा का उच्चारण हुआ हो वो सदिश राशि होगा, ओके। ये आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी वर्ड में आपको व का यूज हुआ हो वो सदिश राशि होगा, और इसके अलावा कोई और भी वर्ड्स का यूज हुआ होगा व को छुड़ा करके, तो वो मान लीजिएगा क्या कि वो अदिश राशि है, ठीक है। छुड़ा करके अगर कोई वर्ड और अलग यूज हुआ होगा वो क्या कहलाएगा अदिश राशि कहलाएगा, ओके। देखिए विस्थापन में आपका क्या होता है व का उच्चारण होता है, इसलिए क्या हो गया वो सदिश राशि हो गया। द्रव्यमान अभी देख लेते चाल में, चाल क्या था कि चाल यानी उसमें व का उच्चारण नहीं है वो क्या है अदिश राशि है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से भी एक छोटा सा पॉइंट है उसको हम लोग नोट करते जाएंगे और देखते जाएंगे, ठीक है। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण वेग बटे समय, त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग इक्वल बटे समय। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तथा t समय पश्चात अंतिम वेग v हो तो त्वरण क्या हो जाएगा v माइनस u बटे t। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। न्यूटन की गति के नियम पिंडों अथवा पिंड की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन के 3 नियम परिभाषित की गई है। इन नियमों को न्यूटन का गति नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम के परिशुद्धीय परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके द्वारा
प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच की संबंध स्थापित करती है। ओके, न्यूटन का प्रथम गति नियम देखेंगे। ओके, प्रथम गति के अनुसार कोई विस्थापन वस्तु विस्थापन की बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विराम अवस्था तथा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बाहरी बल की द्वारा उसमें बाध्य नहीं किया जाता है। ओके, देखिए न्यूटन का फर्स्ट नियम है, यही कहता है कि अगर कोई भी विस्थापन, जैसे मान लिया जाए कि कंटिन्यू वे में अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन चलती रहेगी तो कब रुक सकती है, चाहे उसमें फ्यूल ख़त्म हो जाएगी या फिर जबकि उसमें ब्रेक लगे तो ही वो रुक सकती है। तो यही चीज़ है क्या कि अगर कोई भी बाहरी बल नहीं लगाई जाएगी तब तक वो रुकेगा नहीं। अगर मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लिया जाए ईंट पत्थर हो, ठीक है, एक प्लेस पे खुले प्लेस पे रख दीजिए, अगर उस पर बाहर दबाव नहीं डाली जाएगी तब तक वो वस्तु है जो हिली डोली तक नहीं, ठीक है ना, हिले डोलेगा तक नहीं। तो यही न्यूटन का फर्स्ट नियम बतलाता है। ओके, उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामस्थ रहने की अवस्था यदि गतिमान हो तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व का नियम कहलाती है। ओके, एंड जो देन नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ये है आपका क्या कि वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है। ओके, अर्थात हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तु में अधिक जड़त्व होती है। ठीक है, जो हल्की वस्तु है जो भारी वस्तु की अपेक्षा उसमें जड़त्व क्या होती है, अधिक होती है। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर वहाँ बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण की उपस्थिति होने से है। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होती है। बल का जो फार्मूला होते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F = m × a। इस समीकरण को ही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहते हैं। बल का ऐसा मतक न्यूटन है। एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर/सेकंड² का द्रव्यमान उत्पन्न होता है। ठीक है, गति का तृतीय नियम, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु पर लगाया गया बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। किस क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है। अतः न्यूटन के तृतीय गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जिस तरह से मान लिया जाए कि अगर हम लोग दीवार पे धक्का मारते हैं तो दीवार नहीं गिरती है, तो इसके मतलब ये है कि आपके अनुसार जो दीवार है आप क्या कर रहे हैं, उस पर बल लगा रहे हैं, वो क्रिया कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, कह रहा है कि हम हैं जो नहीं गिरेंगे और आप लगे हैं उसको गिराने में। ठीक है ना, तो यानी क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, वही न्यूटन्स का थर्ड नियम का एक परिणाम रूप होती है। ओके, एंड संवेग मोमेंटम, किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान है और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है, m × v। संवेग एक अदिश राशि है। ओके, मैंने बताया था आप लोगों को कि जिसके लास्ट में व का उच्चारण हो, यानी किसी भी वर्ड्स में बीच में, अंत में, स्टार्टिंग में कहीं भी व का यूज हुआ हो वो सदिश राशि कहलाएगी, जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। प्रत्येक गति वस्तु में संवेग होता है। संवेग का ऐसा है मात्रक मीटर/सेकंड। संवेग परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल की समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होती है। यह न्यूटन्स के गति द्वितीय नियम का एक अन्य रूप है। ओके, स्पष्ट है कि बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन बड़े समय। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तो इसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा, mu होगा। ओके, एंड नेक्स्ट समय t समय तक इस वस्तु पर बल F के कार्य करने पर इसका अंतिम जो वेग होता है वो v होता है। अंततः वस्तु का अंतिम संवेग mv होता है। संवेग में परिवर्तन mv - mu होता है। F समानुपाती mv - mu/t होता है। m समानुपाती m डैश ब्रैकेट m v - u/t होता है। ठीक है, F समानुपाती m = F = K ma होता है। ओके,
एसआई मात्रकों में स्थिरांक एक का मान 1 होता है। F इक्वल टू 1 इंटू एम इंटू ए, यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। एम की न्यूटन की गति द्वितीय, जो कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। ओके, संवेग संरक्षण का नियम, यदि दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का जो संयुक्त परिवेश संवेग जो होगी, ठीक है, वो स्थिर बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। कार्य को देखेंगे हम लोग। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य ही कहते हैं। ठीक है, यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। ओके, यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य का मान लगाया गया बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कार्य इक्वल टू वन इंटू बल की दिशा में विस्थापन। यदि किए गए कार्य प्रयुक्त बल और बल की दिशा में विस्थापन हो तो क्रमशः W, F तथा S से निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, W इक्वल टू F इंटू एस। यदि बल F पिंड के विस्थापन की दिशा में ना होकर उसने थीटा कोण बना रहा होता हो तो आपका इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी किया गया कार्य F इक्वल टू F कॉस थीटा इंटू एस। F कॉस थीटा विस्थापन की दिशा में बल का कार्य यानी घटना होती है। कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है ना, देखा, कार्य क्या है, अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रा क्या होती है, जूल होती है। ओके, एंड जो नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे, उसको बोला है क्या कि एक न्यूटन का बल किसी भी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। शक्ति अथवा सामर्थ्य, किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय। यदि कोई कर्ता t समय में W कार्य करता हो तो उसकी शक्ति कार्य बटे समय होती है। ओके, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर सेकंड होता है, उसे वाट कहते हैं। ठीक है, शक्ति का शक्ति का एक अन्य मात्रक आसव सामर्थ्य भी होती है। ठीक है ना, यानी हॉर्स पावर होती है। इस एक आसव सामर्थ्य शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होती है। ऊर्जा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ये ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल होती है। ओके, यानी आंतरिक ऊर्जा, यह किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। यह 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। एक पिंड की स्थित या गतिज ऊर्जाओं का कुल योग इसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम तथा चाल v मीटर पर सेकेंड हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 1/v mv² होगी। ओके, स्थित ऊर्जा यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दिशा के कारण होती है। स्पष्ट यह है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ओके, स्थित ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा एंड विद्युत स्थितिज ऊर्जा इत्यादि होती है। ओके, यानी किसी वस्तु की स्थित ऊर्जा P इक्वल टू mgh, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है, ऊंचाई। ओके, एंड जो अब हम लोग नोट्स जो इंपॉर्टेंट नोट्स थी उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ जो आपका पीसीएस का जो प्रीलिम्स हुआ था 2019 का, उसमें पूछी हुई क्वेश्चन है। न्यूटन का गति का पहला नियम क्या है। ठीक है ना, तो न्यूटन का पहला गति नियम क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम या जड़त्व का नियम या संवेग संरक्षण का नियम या फिर ऊर्ध्वाधर गति का नियम। तो ये क्या है, जड़त्व का नियम है जो न्यूटन का फर्स्ट नियम जाना जाता है। ओके, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उस पर अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता हो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, साधारण यंत्र किसी वस्तु की सहायता करता है। ओके, यानी कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सक्षम होती है। ठीक है, ये देखिए आईएएस में जो यूपीएससी में जो
प्रीफेयर एग्जाम लेती है IAS का, वो 1996 में क्वेश्चन पूछी हुई है। साधारण यंत्र किसी वस्तु द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करती है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? वो बढ़ेगी। व्यक्ति की गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। एक लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होती है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगी। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। ओके, वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है? तो वॉशिंग मशीन क्या है? तो अपकेंद्रण है। अपकेंद्रण के कारण पे ही वो काम करती है वॉशिंग मशीन। ओके, अब आते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 4 का है, उस डिस्कशन है क्या कि वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता हो, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती हो, अपकेंद्रीय बल कहलाती है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, प्रचालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है? तो ये भी क्या है? अपकेंद्रीयकरण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? वेग, विस्थापन, बल, आयतन। तो वो कौन सी है? तो आपका आयतन है वो सदिश राशि नहीं है। सॉरी, कुछ रहा था क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो आयतन है वो सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन, वेग, बल है वो क्या है? सदिश राशि है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि अदिश राशि सदिश राशि कहलाती है, जबकि आयतन है वो अदिश राशि होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि है तो सदिश राशि क्या हो जाएगी? संवेग हो जाएगी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो आप पता कर सकते हैं किसमें कौन सा संदेश में वह का उच्चारण हो रहा है। तो विस्थापन में, यानी विस्थापन है वो क्या है? सदिश राशि है। ओके, एंड जो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो होगी 9 पे देखेंगे, बोल रहा है पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि कार्य प्राप्त होती है? ठीक है ना, यानी कौन सी होती है? द्रव्यमान की होती है। ठीक है ना, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग को इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, इसलिए द्रव्यमान इक्वल टू क्या आ जाएगा? संवेग बटे वेग। क्वेश्चन नंबर 10, बल का गुणनफल यानी बल का गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान और त्वरण का। ओके, वह बल धक्का या खिंचाव है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। तो बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, F इक्वल टू M इंटू ए होता है। ओके, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई क्या होगी? तो क्या होगी? तो आपका 6 हो जाएगी। यानी देखिए यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि घन का आयतन जो होती है वो क्या होता है? 1 क्यू होता है। ठीक है ना, घन का आयतन वो क्या होगा? वो 1 क्यू होगा। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1L² हो जाएगा। ठीक है ना, यानी L क्यू हो जाएगा घन का आयतन L क्यू हो जाएगा, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6L² हो जाएगा। यानी प्रश्नानुसार दोनों आपस में समान है, यानी L क्यू यानी क्या हो जाएगा कि आपका L² कट जाएगा। ठीक है ना, तो L का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है ना, जो L का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी L² इधर भी है और L² इधर भी है, यानी L क्यू यहाँ पे, लेकिन L² में से A² बच जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? L बच जाएगा इस साइड में, तो आपका L का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, L का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आते हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 12 में ऊर्जा संवेग संरक्षण का आशय क्या है? ठीक है ना, तो ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ठीक है, तो क्या है क्या कि ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग होगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। वायु शक्ति
वह ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा में। ओके, गतिज ऊर्जा में। तो बहती वायु से उत्पन्न की गई पाई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। एक ट्रेन जैसे कि चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? तो स्थिरता का जड़त्व का कारण है। ओके, यदि ट्रेन का एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका यह कारण है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है और अंततः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है क्या कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है। क्या ला सकता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच क्या होगा? परिवर्तन हो सकता है। तो क्या है इसका आंसर? जो देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? इसका आंसर है वो बी है, यानी आपका ए और बी दोनों सही है, यानी आर है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग उसी का देखेंगे डिस्कशन। घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए आकर्षण बल है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, इसके परिमाण स्वरूप विपरीत दिशा में ओवाह गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है, जो पूर्णतः सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 में सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ओके, यानी क्या है कि सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। इसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिका कर पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर सड़क पर से चलने की तुलना में कठिन होती है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि दिए गए निम्न कथन पर उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष है वो सही है। तो भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसका चलमान रखने की आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत में धक्का देना पड़ता है। तो क्या होगी? यानी एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, यानी भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक बल की अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, एंड जो नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मिनट प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसक की, तो बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान की कितना गुना होगा? तो कितना गुना होगा? तो 10 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि माना कि यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति का द्रव्यमान m तथा नाव का द्रव्यमान n तथा नाव प्लस व्यक्ति का कूदने की संवेग क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संवेग इक्वल टू क्या आता है? m इंटू n माइनस, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे क्या m का द्रव्यमान कितना है? 5 है, और n का जो नाव का है वो क्या है? 0.5 है। तो इसको रख करके इसका क्या है कि वैल्यू पुट करने के बाद क्या है आंसर? 10 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं क्या? 20 पे। 20 क्या है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है, तो यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए और वेग क्रमशः x और y z दूरी पर रुके तो क्या होगा? यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू z, इन तीनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एंड यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे समान दूरी पर ही रुकेगी, अतः x y z आपस में क्या होगा? बराबर होगा।
यानी दो द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा को अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? उनका वेगों का अनुपात क्या होगा? 2:3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 का अंडर रूट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 2, और 9 का अंडर रूट निकालिएगा तो आपका 9 हो जाएगा। यानी दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, अतः द्रव्यमान m इक्वल टू माना वस्तु यानी पहली वस्तु का वेग v1 और दूसरी वस्तु का वेग 1/2 होता है। तो गतिज ऊर्जा 1/v² और 1/2 mv² और 1/2 mv² कीजिएगा तो आपका जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा? 2:3 हो जाएगा। यानी देखिए आप इस तरह से, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1/2 यहाँ पे आपका 1/2 mv², 1/2 mv², ठीक है। यानी क्या है, के कट गया तो क्या हो जाएगा कि जैसे मान लिया जाए आपका कि यहाँ पे तो v1 बचा और क्या बचा? v2 बचा। ठीक है, तो देखिए अगर v1 का स्क्वायर कीजिएगा तो v1 का स्क्वायर किया तो ये हो गया, और v2 का स्क्वायर किया तो ये हो गया। तो देखिए अगर ये स्क्वायर हटाने के बाद अगर इस पर अंडर रूट चढ़ेगा, ठीक है ना, तो इस पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट चढ़ा है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा, वो 2/3 हो जाएगा। यानी ये क्या है कि अगर एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है और सड़क से कार में चार पहियों से वो प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है, जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या हो जाएगा? वो एवं यह आर से कम होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आर से कम हो जाएगा। यानी कि किसी वस्तु में गतिज घर्षण है जो डायनामिक फ्रिक्शन है, अब वो अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थिर घर्षण से कम होगी। ठीक है।